हमारे लोग आरएसएस आरएसएस करते, आरएसएस हमसे परेशान। कानपुर में क्या हुआ, भाग गए आरएसएस के लोग, आए नहीं मैदान में कार्यक्रम रोकने के लिए। आरएसएस की विचारधारा एक जहर है, वो जहर की फ्रेंचाइजी गांव मोहल्ले घर हर जगह खोल के रखा हुआ, जहर बेच रहा है दवा लिख करके उसकी पुड़िया पर। अगर हम उसके बगल में दवा की भी फ्रेंचाइजी खोल दें, फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा की, तो एक जहर की पुड़िया मिलेगी, एक दवा की पुड़िया मिलेगी। तो लोग सोचेंगे यार बहुत दिन से जहर की पुड़िया ले रहे थे, आज दवा की देख लेते हैं, क्या है इसमें। धन्यवाद संचालक जी। बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 24वां राज्य स्तरीय अधिवेशन दिल्ली प्रदेश का आज चल रहा है। सबसे पहले तो बामसेफ और बामसेफ के तमाम साथियों को इस बात की बधाई देना चाहते हैं कि बहुजन समाज का कम से कम एक ऐसा संगठन है कि जो पिछले 40-45 साल से लगातार चल रहा है, और जैसा कि दिल्ली प्रदेश में भी 23 अधिवेशन हो चुके हैं और ये 24वां अधिवेशन हो रहा है। नहीं तो आमतौर पर बहुजन समाज के संगठनों में क्या देखा जाता है, वो बनते हैं 2-4 साल चलते हैं, फिर आपस में लड़ाई करते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन बामसेफ एक ऐसा संगठन है जो कि लगातार 40-45 साल से लगातार समाज में काम कर रहा है और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव भी समाज के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो बामसेफ के साथियों की इस बात की बधाई देते हैं। साथियों, आज कई विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में कहा था। इस बात का एहसास तो बामसेफ को बनाने वाले लोगों को ही सबसे पहले, और इसलिए मान्यवर काशीराम साहब, डीके खापर्डे साहब और दीना भाना साहब ने मिलकर बामसेफ को बनाया कि बाबा साहब, जिन पढ़े लिखे लोगों ने आपको धोखा दिया, हम उसमें से नहीं, हम भी आपके आंदोलन के बदौलत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम ये तय करेंगे कि आपने जिस मकसद के लिए पढ़े लिखे वर्ग को पैदा किया, हम उस मकसद के लिए काम करने का काम करेंगे और उस मकसद के लिए दूसरे पढ़े लिखे वर्ग के लोग तैयार हों, तो इसके लिए बामसेफ संगठन बनाने का काम बामसेफ बनाने वाले लोगों ने किया। तो इस बात को हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। समाज में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, तमाम प्रकार के उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बामसेफ को 45 साल हुए और लगातार बामसेफ जागृति पैदा करने का काम देश में कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा असर देश में दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो दिखाई देगा, नहीं देखें तो नहीं दिखाई देगा। आमतौर पर हमारा जो बहुजन समाज है वो निराश समाज है, तो हमारे बहुजन समाज के लोग बार बार निराशा की ही बातें करते रहते हैं। निराशा की इतनी ज्यादा बातें करते हैं, अगर आप आरएसएस की बात करो तो उनको 90 साल लग गया सेंट्रल की गवर्नमेंट पर कब्जा करने। अभी तो हमको 45 साल ही हुआ है, इतने में आरएसएस वालों की हालत खराब है। बोली बदलनी पड़ रही मोहन भागवत को। जो कहते थे मुसलमान विदेशी हैं, वो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है। ये बोली किसकी वजह से बदल रही है? अगर देश में कुछ हो नहीं रहा है तो बदल क्यों रही है? आज वामन मेश्राम साहब की सभाओं पर पाबंदी लगाई जा रही, क्यों लगाई जा रही? अगर कोई डर नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों हो रहा है? देश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और उस परिवर्तन की जड़ में अगर कोई है जो निरंतर 45 साल से काम कर रहा है तो बामसेफ संगठन है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग कहते रहते हैं वो इकट्ठा नहीं हो रहे, वो इकट्ठा नहीं हो रहे, वो इकट्ठा नहीं रहे, ये कहते रहते। हमें दूसरी महत्वपूर्ण बात समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बहुजन मूवमेंट में अगर ऊर्जा पैदा करने का काम किसी ने किया
बहुजन मूवमेंट को अगर जीवंत करने का काम किसी ने किया, बहुजन मूवमेंट से लोगों की अपेक्षा जोड़ने का, लोगों को लगा कि अब कुछ होने वाला है, अगर ये पैदा करने का काम किसी ने किया तो मान्यवर काशीराम साहब ने किया और करके दिखाया। और मान्यवर काशीराम का मूवमेंट जिस तरीके से उनके ना रहने के बाद में जिस तरीके से अस्त व्यस्त किया गया, उसके बाद बहुजन मूवमेंट में अगर ऊर्जा पैदा करने का काम किसी ने किया तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने किया। इस बात को भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका 2-4 जिले में संगठन हो जाता है, जो 2-4 साल काम कर लेता है, 4-6-10 हजार लोग उसके फॉलोअर हो जाते हैं, वो या तो कांग्रेस से टिकट मांग लेता है या तो बीजेपी से टिकट मांग लेता है, विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, मिनिस्टर हो जाता है। मगर वामन मेश्राम साहब भी कोई आदमी है, 18 साल की उम्र से काम कर रहे हैं और देश में बहुजन मूवमेंट के तौर पर अगर सबसे ज्यादा सुना जाने वाला, सबसे ज्यादा समर्थन वाला और देश में सबसे बड़ा संगठन बनाने वाला और देश में केवल शेड्यूल कास्ट में नहीं बल्कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त अगर कोई नेता है तो आज की तारीख में वो वामन मेश्राम साहब हैं। इस बात को भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम ये सारी बातें समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो हमें ये बात समझ में आएगी कि इस मूवमेंट को हमें मजबूत करने की जरूरत है। आलोचना करने की जरूरत नहीं है, मजबूत करने की जरूरत है। आलोचना तो लोग बाबा साहब के समय में भी किया करते थे, आलोचना लोग काशीराम साहब के समय में भी किया करते थे, आलोचना लोग आज वामन मेश्राम साहब की भी कर रहे हैं। आलोचना करने का समय नहीं है, मूवमेंट को मजबूत करने का समय है। जो लोग आलोचना में पड़े रहेंगे वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। कमियां ढूंढोगे तो हजारों कमियां निकालना ही है तो किसी में निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको विकल्प पूछा जाएगा कि वामन मेश्राम का, वामसेफ का विकल्प क्या है, तो आप बता नहीं सकते कि विकल्प क्या है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आलोचना करना बंद कर दो। आज की जो कंडीशन है, आज की जो स्थिति है, आज की जो परिस्थिति, पूरा विपक्ष डरा हुआ है। बड़ी बड़ी पार्टियां डरी हुई हैं, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे वो लोग डरे हुए। बोल कौन रहा है देश में, लड़ कौन रहा है देश में? जब 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आया, देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया, भारत बंद हुआ, 13 पॉइंट रोस्टर वापस किया गया। जब NRC CA का मामला आया, वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर भारत बंद हुआ और तब से NRC CA का मुद्दा गायब है। क्योंकि जो मुद्दा RSS बीजेपी ये फैला रही थी कि केवल मुसलमानों के विरोध में है, जब भारत बंद हुआ वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर, वो मुद्दा केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं रह गया बल्कि वो मुद्दा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबका मुद्दा हो गया। तो फिर RSS को लगा अब तो इस मुद्दे पर चर्चा करने से हमारा ही नुकसान होगा और उनकी पिच पर जाकर उनको आउट करने का काम वामसेफ ने कर दिया। तो हमें समझने की जरूरत है। अभी जाति जनगणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत बंद किया। अजान विवाद से लेकर, हिजाब विवाद से लेकर, काशी मथुरा विवाद से लेकर तमाम प्रकार के विवाद पैदा किए गए। इसके बावजूद भी जब उसकी चर्चा नहीं रुकी तो नूपुर शर्मा से बयान दिलवाना पड़ा मोहम्मद साहब के ऊपर। तो देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, मगर हमें समझने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है क्या हो रहा है। और देश में जो हो रहा है उसमें पर्दे के पीछे वामसेफ संगठन है। वामसेफ राजनीतिक संगठन नहीं है, वामसेफ आंदोलन करने वाला संगठन नहीं है, वामसेफ धार्मिक संगठन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वामसेफ की धमक, वामसेफ का प्रभाव आपको हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और तमाम राज्यों में धर्म परिवर्तन के विरोध में कानून लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा?
आपको लगता है मुसलमानों के विरोध में लाना पड़ा, गलत है। बामसेब की जागृति की वजह से लोग जागृत हुए कि ये ब्राह्मण धर्म हमारी गुलामी का कारण है, तो लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि कौन सा धर्म हमारे लिए अच्छा है। और जब लोगों ने इसकी शुरुआत किया, कहा सामूहिक धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, तमाम प्रकार के कानून लाए गए, तो आज बामसेब की धमक है। जिन मुद्दों को बामसेब उठा रहा है वो मुद्दे सेंट्रल के इशू बन रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, हो सकता है दिल्ली में कुछ लोग बैठे हैं हमारे सामने, लेकिन ये कुछ लोग नहीं है, बहुत लोग हैं जो यहां नहीं आते मगर वो बामसेब की विचारधारा से सहमत हैं और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस बात को हम लोगों को जानना और समझना पड़ेगा कि आज बामसेब की देश में भूमिका क्या है। बामसेब आंदोलन करने वाला संगठन नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों के आधार पर बामसेब जागृत कर रहा है उन मुद्दों पर देश में आंदोलन हो रहे हैं उन मुद्दों पर देश में आंदोलन। तो आज की तारीख में बामसेब की भूमिका बहुत बड़ी है और अगर आरएसएस के खिलाफ अगर आज कोई बड़ी ताकत है देश में तो बामसेब है। इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना पड़े। हम नाम कितने की भी ले लें, कोई एमपी होगा, एमएलए होगा, मिनिस्टर होगा, मगर अगर पूछो संगठन कितने जिलों में, कितने राज्यों में, नहीं है। देश भर में अगर संगठन है तो बामसेब का है और बामसेब के साथ काम करने वाले जो सहयोगी संगठन हैं उन लोगों का संगठन देश में है। और हम ऐसे लोगों के साथ इकट्ठा होने की बात करते रहते हैं जिनका मन आया तो बीजेपी में चले गए, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए, और फिर हम कहते नहीं इकट्ठा क्यों नहीं होते। अरे उनका मकसद इंडिविजुअल है, बामसेब का मकसद समाज का है। दोनों की पटरी कैसे बनेगी, दोनों की लाइन एक कैसे होगी। किसी का मकसद इंडिविजुअल है और किसी का मकसद समाज का है, दोनों का एक लाइन कैसे होगा। हमें बहुत सारी चीजें, अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आज तो देश में एक्सीडेंटल नेता भी हो जा रहे हैं। हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में आजकल क्या हो रहा है, जो पंचायत का चुनाव लड़ता है वो क्या करता है, पूरे इलाके में गांव गांव अपने लोगों को अलर्ट रखता है। किसी गांव में अगर कोई आदमी मर जाए तो मुर्दा बाद में घाट पर पहुंचता है, नेता पहले घाट पर पहुंचकर मुर्दे का इंतजार करता है। क्यों? उसको लगता है कि इमोशनल टाइम है, अगर इस समय घाट पर मैं मिलूंगा मुझे नेता मान लेगा। देश में भी ऐसी परिस्थिति है। लोगों को समझाने का, बताने का, जागृत करने का काम करने के बजाय घटना हो जाए 200, 500, 1000 लोगों को लेकर पहुंच गए, हम नेता हो गए, मीडिया ने हाईलाइट कर दिया। हमें फर्क करना आना पड़ेगा। अगर हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, तो हमें फर्क करना आना पड़ेगा। इन चीजों में फर्क करना पड़ेगा। अगर हम फर्क नहीं कर सकते, हम क्यों बुद्धिजीवी हैं? फिर तो हमको मीडिया चला रही। अगर हम ये फर्क नहीं कर सकते तो हम बुद्धिजीवी नहीं है, हमको मीडिया फिर चला रही है। चाहे वो सोशल मीडिया चलाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाए, चाहे वो प्रिंट मीडिया चलाए। कोई आदमी जोर जोर से एक जगह बैठकर सोशल मीडिया में बोलता हो। बनारस वाले 2-3 पंडित जी भी बोलते हैं भाजपा के खिलाफ में बहुत, तो हमारे कुछ लोग कहते नहीं वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो हमने कहा अरे भाई, आप लोग अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं तो थोड़ा आपको फर्क करना आना चाहिए। बढ़िया बोलना और मूवमेंट चलाना दोनों में बहुत अंतर है। बढ़िया बोलना, जो आदमी बढ़िया बोल रहा है वो हर आदमी मूवमेंट चला रहा है, ये जरूरी नहीं है। इस बात को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज देश में अगर कोई मूवमेंट चल रहा है तो बामसेब का मूवमेंट चल रहा है और उसके बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देश में देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में और बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले। अभी आरएसएस मुख्यालय पर मोर्चा ले जाने का ऐलान हो गया है किसी में? तो आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं पिछड़े वर्ग का आदमी हूँ, ओबीसी समाज का आदमी हूँ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसलिए अगर ओबीसी समाज के बारे में कुछ बात ना कहूँ तो फिर ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं जरूर कुछ बातें उस पर भी कहना चाहता हूँ। विषय बहुत सारे हैं, तो खराज साहब हैं, वो बहुत सारी बातें कहें। बहुजन मूवमेंट की
जो आज तक जो स्थिति है, उस स्थिति का एक बहुत बड़ा कारण यह रहा कि बहुजन मूवमेंट को ब्राह्मणों द्वारा संकुचित किया गया और सीमित किया गया। और यह संकुचित और सीमित करने का जो कार्यक्रम है, यह छत्रपति साहू महाराज के जाने के बाद से शुरू हो गया। ज्योतिबा फूले ने 1848 में जो लड़ाई शुरू किया था, छत्रपति साहू महाराज ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर और साहू महाराज मिल करके जब इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो 6 मई 1922 को छत्रपति साहू महाराज की हत्या कर दी गई। और छत्रपति साहू महाराज की हत्या होने की वजह से जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, वो लीडरलेस हो गए। बैकवर्ड क्लास के लोग लीडरलेस हो गए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को शेड्यूल कास्ट के लीडर तक रोकने की तमाम कोशिशें ब्राह्मणों ने किया और काफी हद तक वो उसमें कामयाब हो गए। और इस कामयाबी की वजह से जो बैकवर्ड क्लास का समर्थन था, वो गांधी, नेहरू और कांग्रेस को चला गया। क्योंकि बैकवर्ड क्लास के पास लीडरशिप नहीं थी, नहीं होने की वजह से वो जो समर्थन था वो गांधी, नेहरू, कांग्रेस के पास चला गया। और गांधी, नेहरू, कांग्रेस के पास वो समर्थन जाने की वजह से गोलमेज सम्मेलन में भी ओबीसी का कोई मुद्दा नहीं उठा, क्योंकि ओबीसी की बात करने वाला कोई आदमी नहीं था। और गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर को शेड्यूल कास्ट की बात भी नहीं करने देना चाहते थे। ये तो हजारों लेटर भारत से खून से लिखे हुए गए कि हमारे नेता गांधी जी नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर को शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता मिली बोलने के लिए। और फिर उन्होंने बहुत सारे अधिकार लंदन से, गांधी और अंग्रेजों से, दोनों से लड़ाई झगड़ा करके हासिल किया। और फिर भारत आकर गांधी जी ने अनशन किया और अनशन करके वो अधिकार छीन लिए। अगर साहू महाराज 10 साल तक और जीवित होते, क्योंकि यह छत्रपति साहू महाराज का स्मृति शताब्दी वर्ष चल रहा है, 6 मई 1922 को उनका परिनिर्वाण हुआ था और अभी ये 2022 चल रहा है, तो 100 साल पूरे हो गए। तो हमें समझना है, अगर 10 साल और छत्रपति साहू महाराज जीवित होते तो 32 के गोलमेज सम्मेलन में छत्रपति साहू महाराज होते, तो गांधी और कांग्रेस के लोग ओबीसी को गुमराह करने में कामयाब नहीं होते, तो हमारी समस्याएं 32 में ही समाधान हो गई होती। क्योंकि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग किया, तो साहू महाराज ने तो अपने समय में अंग्रेजों को लेटर लिखा था सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, तो गोलमेज सम्मेलन में भी मांग करते, तो फिर ये मामला गांधी जी के हाथ में नहीं जाता और हम लोगों को अधिकार मिल गए होते। लेकिन इसकी वजह से ओबीसी का नुकसान हुआ। और ओबीसी का नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि बहुजन मूवमेंट का नुकसान हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी मशक्कत के बाद संविधान सभा में गए, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखा और लास्ट में उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके आर्टिकल 340 भी भारतीय संविधान में लिखने में और डालने में कामयाब हो गए। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या समस्या है? पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या है कि पिछड़े वर्ग को आर्टिकल 340 कहां पता है। वो तहसील से जाता है, सर्टिफिकेट ओबीसी का ले आता है, उसको लगा देता है, नौकरी ले लेता है, मगर आर्टिकल 340 तो पता नहीं है पिछड़े वर्ग के आदमी को। तो पिछड़े वर्ग के आदमी को पता नहीं है, इसलिए ब्राह्मण क्या कहते हैं पिछड़े वर्ग के लोग, अरे बाबा साहब अम्बेडकर का तुम नाम ले रहे हो, तुम्हारे लिए क्या किया। जब वो संविधान में लिख ही रहे थे, ब्राह्मण क्या कहते हैं, जब लिख ही रहे थे तुम्हारे लिए भी लिख देते, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए लिखा, जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए लिखा, वैसे तुम्हारे लिए लिख देते। अब ब्राह्मणों को तो पता है कि इनको भड़काना है, अब बैकवर्ड क्लास के आदमी को जानकारी नहीं है, उसको भी लगता है। संविधान निर्माता बाबा साहब को कहा जाता है, बाबा साहब लिख ही रहे थे तो हमारे लिए भी 4 लाइन लिख दिए होते तो हमको भी आरक्षण मिल गया होता उसी समय, मगर हमारे लिए नहीं लिखा। तो समझाना पड़ेगा। मैं देश भर में एक ही काम पर लगा हुआ हूं, इसी काम पर लगा हुआ हूं कि जिन गांधी और कांग्रेस के लोगों के ऊपर बैकवर्ड क्लास के लोगों ने भरोसा किया, वो गांधी और कांग्रेस के लोगों ने बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। गोलमेज सम्मेलन में बैकवर्ड क्लास का कोई मुद्दा नहीं उठा, संविधान सभा में बैकवर्ड क्लास के लोगों को गांधी और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, और कांग्रेस का अनियंत्रित बहुमत होने की वजह से जो ओबीसी का मुद्दा उठना चाहिए था वो प्रभावी तरीके से नहीं उठ पाया। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने
कोशिश करके आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखा। और जब नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। ये बात बैकवर्ड क्लास के लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे में एक बड़ा कारण ये था कि नेहरू बार बार कहने के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना रहे थे। ये बात भी पिछड़े वर्ग के लोगों को पता नहीं थे। आर्यल चंदापुरी पिछड़े वर्ग के बिहार के नेता थे, उनको ये बात पता चली तो बाबा साहब से मिलने के लिए गए और बाबा साहब अंबेडकर को कहा आप पटना आइए, हम आपका कार्यक्रम करना चाहते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर को पटना बुलाया तो नेहरू को बड़ा डर लगा कि अगर बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लोग एक साथ आ गए फिर कांग्रेस का क्या होगा। इसलिए उस रैली पर पत्थर फेंकवाने का काम किया और उस कार्यक्रम को विफल करवाने का काम किया। वो फोटो अभी भी है, जब पत्थरें चल रही थी बाबा साहब अंबेडकर को छाता लेकर बचाने का काम चंदापुरी जी, जो बैकवर्ड क्लास फेडरेशन चलाते थे, वो कर रहे थे। और चंदापुरी जी के आंख में भी पत्थर लगा और खून भी निकला। तो ये इतना बड़ा, जब जब ओबीसी और एससी की इकट्ठा आने की बात हुई तो इस तरीके की बातें हुई। जब साहू महाराज और बाबा साहब मिलकर लड़ रहे थे तो साहू महाराज की हत्या हो गई। जब चंदापुरी बाबा साहब इकट्ठा आए तो यह रैली को विफल किया गया। बाबा साहब ने लखनऊ के अपने सम्मेलन में कहा, जब ओबीसी के लोग बाबा साहब को मिलने के लिए गए और बाबा साहब को कहा, बाबा साहब आप जैसा लीडर शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला इसलिए उनको उनका अधिकार मिला, मगर हम बैकवर्डों के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है और ऐसा कोई लीडर ना होने की वजह से हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय कहा था कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ जाएंगे उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करेंगे। चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून तू, भारत का रखवार है, तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबली। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने